तो चलिए अब हम अपना अगला सब टॉपिक देखते हैं जो है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन को समझने के लिए हम 3 केसेस लेते हैं। तीनों केसेस में सेम मास को एक पर्सन अलग-अलग फोर्सेस से पुश कर रहा है। तो पहले केस में अप्लाइड फोर्स 5 है और तीनों केसेस में मास मूव नहीं कर रहा है। तो पहले केस में अप्लाइड फोर्स 5 है तो फ्रिक्शन को भी 5 लगना पड़ेगा। दूसरे केस में अप्लाइड फोर्स अगर 10 है तो फ्रिक्शन को 10 लगना पड़ेगा और तीसरे केस में अगर अप्लाइड फोर्स 20 है तो फ्रिक्शन को 20 लगना पड़ेगा। तो क्या फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहेगी? तो इसका आंसर है कि नहीं, फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा नहीं बढ़ती रहेगी। फ्रिक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू होगी, फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होगी, उसके बाद फ्रिक्शन नहीं बढ़ पाएगा। और अगर हम उस वैल्यू से ज्यादा फोर्स लगा देते हैं तो फिर बॉडी मूव करने लगेगी और उस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा। तो चलिए हम एक ग्राफ देखते हैं अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शनल फोर्स का और समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रिक्शन कैसे वेरी करता है। तो हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ता जाता है फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जाता है। अप्लाइड फोर्स की एक वैल्यू के बाद फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट हो जाता है और फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगता है। तो आप यहाँ पे इस ग्राफ में देख रहे होंगे कि आपको एक पीक दिख रहा है। तो ये पीक क्यों दिख रहा है? तो हमें पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट को मूव करना मुश्किल होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर एक बार मोशन में आ गया तो हम अपने फोर्स को थोड़ा कम भी कर दें तब भी हम ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। तो यहाँ पे से हमने एक बात समझी कि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, मतलब जितनी जरूरत होती है उतना लग जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स हर उस केस में अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा जब तक कि अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से छोटा है। तो मैथमेटिकली मैं बोल सकता हूं कि अगर F लेस देन और इक्वल टू म्यू एस है तो फ्रिक्शन फोर्स को अप्लाइड फोर्स के बराबर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम कैपेसिटी से कम है, तो अप्लाइड फोर्स ब्लॉक को मूव नहीं करा पाएगा और फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर लग जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स की एक और प्रॉपर्टी है कि ये कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, हमारे पास सेम मास है जो कि अलग-अलग तरीके से रखा हुआ है। इसका मतलब इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट सरफेस के साथ अलग-अलग है। तो हमें अपने पिछले पार्ट के नॉलेज से पता है कि तीनों केस में नॉर्मल फोर्स सेम होगा क्योंकि नॉर्मल तो वेट के बराबर होगा और तीनों केसेस में इंटरफेस सेम है। तो अगर इंटरफेस सेम है इसका मतलब म्यू सेम है। तो क्योंकि मेरे को पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इनटू नॉर्मल होता है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स तीनों केस में सेम होगा। तो हम एक और डिफरेंट टाइप के फ्रिक्शन की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन होता है जो किसी भी रोलिंग बॉडी के मोशन को अपोज करता है और फाइनली उस रोलिंग बॉडी को रोक देता है। तो हम यहाँ पर इस फिगर में देख रहे हैं कि हम अगर इस व्हील को पुश करें तो ये व्हील रोल करता है और पीछे की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वही हमारा रोलिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। तो चलिए अब हम एक कॉन्सेप्ट टेस्ट देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि हम एक कैरम बोर्ड पे पाउडर क्यों स्प्रिंकल करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप 1 मिनट लें और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, फ्रिक्शन कम करने के लिए हम पाउडर को कैरम बोर्ड पे डालते हैं तो कैरम बोर्ड काफ़ी स्मूथ हो जाता है और कॉइन्स काफ़ी आसानी से मूव करते हैं।